तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है और इससे भी 2-3 सवाल आने की आशंका है। तो चलिए हम इसको फटाफट शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम रीडिंग करेंगे, कोई भी लाइन छोड़ेंगे नहीं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। यानी कि हमने जो पढ़ा है, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है, पिछले वाले चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी के थे वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं वहाँ पर O2 का यूज होता है। जो भी ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है या फैटी एसिड है, इनसे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पर यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो इनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्निंग के लिए ज़रूरी होती है O2। तो इसीलिए हम जो है O2 को हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं या सांस लेते हैं, सांस के थ्रू वो जाती है, ब्रीदिंग के थ्रू। टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, वहाँ से हम O2 के साथ में इसको तोड़ करके फिर हम एनर्जी को निकालते हैं। एनर्जी से फिर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबोव कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि जो भी एनर्जी निकालने का प्रोसेस है उसको हम पिछले चैप्टरों में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं देखा है आपने, वीडियो जा करके पिछले चैप्टरों के देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसी चीज़ को हम बोलते हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे चीज़ें टूटती हैं यानी कटती हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें एनर्जी प्लस CO2 गैस भी होती है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। इसका मतलब हमको O2 की जो सप्लाई है कंटिन्यूसली अपनी सेल्स को देनी होगी एंड CO2 जो प्रोड्यूस्ड होगी सेल से उसको बाहर रिलीज करना होगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी कि इसी एक्सचेंज को, जो CO2 हम बाहर छोड़ रहे हैं और O2 को हम ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, और इसी को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो रेस्पिरेशन है वो CO2 के साथ में जो कंपाउंड है उसकी बर्निंग यानी कि उससे जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ से हम O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। दोनों अलग अलग चीज़ हैं लेकिन एक दूसरे से दोनों बहुत गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यानी कि रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग की आत्मा है, ऐसा आप समझ लीजिए। आप एग्यूम कर सकते हैं कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पर कि एक माल जा रहा है उसका नाम है O2 और एक माल बाहर प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है वो है O2। बीच में जो भी कुछ बन रहा है वो अलग चीज़ के लिए यूटिलाइज हो जाता है। इसको एक वेस्ट प्रोडक्ट समझ लीजिए CO2 को, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकने के लिए एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तो हम इसको अंदर स्टोर करके तो नहीं रख सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो बाहर निकालना होगा। लेकिन O2 की जो सप्लाई है वो बराबर बनी रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को चलने के लिए। तो यानी फैक्ट्री हमारा शरीर हुआ और O2 जो है वो हम एटमॉस्फेयर से लगातार लेते रहते हैं, दिन हो रात हो। सेल्स की अच्छे से वर्किंग के लिए O2 की जो है आवश्यकता होती है। तो O2 हमको मिलती रहेगी तो हमारी जो है फैक्ट्री यानी हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करता रहेगा, अदरवाइज बॉडी जो है डेड हो जाएगी और आपकी फैक्ट्री जो है बंद भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, mechanism of breathing vary among different groups of organisms depending mainly on their habitat and level of organization। जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है। अलग अलग जगह रहने पर उनमें अलग अलग तरीके के जो हैं हैबिटेट जो हैं और उनके ब्रीदिंग के मैकेनिज्म जो हैं अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल है अलग अलग लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से और मैकेनिज्म जो है डेवलप हुए हैं उनके बॉडी के अंदर। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्ज हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, फ्लैट बॉम हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, इनके अंदर जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, उनके पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, जो क्यूटिकल है यानी कि ऊपर की उसकी त्वचा है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो अर्थवॉर्म की जो मॉइस्ट यानी कि हल्की उसमें नमी रहती है और उसकी नम त्वचा जो है
और एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर टिब्यूल्स का नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। वो एटमॉस्फेरिक एयर उनके अंदर जो है उनके थ्रू जाती है। और अर्थवर्म के अंदर कहाँ से जाएगी? उसके मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। ये यहाँ से एक सवाल बन सकता है अर्थवर्म मोस्ट क्यूटिकल वाला, इसको याद रखना, बाकी यहाँ से तो उम्मीद नहीं है। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसको हम ब्रैंकियल रिस्पिरेशन भी कहते हैं, ये कौन यूज करता है? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। कौन करेगा इसको? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क ये यूज करेंगे। क्या करेंगे? कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि गिल्स का यूज करेंगे। और वस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पर रहते हैं, यानी कि जो धरती पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर होता है वस्कुलराइज्ड बैग या फिर जिसको हम बोलते हैं लंग्स। कौन सा रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। गिल्स यानी जो मछलियाँ वगैरह रहती हैं जो, वो कौन सा करती हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, जो फिशेस यूज करती हैं वो गिल्स का करती हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, जहाँ वो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, मेमल्स हैं, वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, जो फ्रॉग है एक एम्फीबियन है और वो रेस्पायर करता है अपने मॉइस्ट स्किन से, और उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ से एक एम्फीबियन में फ्रॉग के लिए एक ये अच्छा वर्ड है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो इसको एक याद कर लेना। अब चलते हैं आगे वाले पेज पर ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो हमारी नाक होती है उसमें एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती है। आज से डाउट मत रहना हमारे पास एक नाक होती है कि दो नाक होती है, आप तो उसका नाम है जो है नोस्ट्रिल है, पेयर ऑफ है यानी कि डबल है। ओपनिंग आउट उनको बोलते हैं ओपनिंग। अपर लिप्स, जो कि हमारे ऊपर वाले होंठों के जस्ट ऊपर होती है। इट लीड्स टू नासल चैम्बर, उसके बाद और अंदर जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? नेसल चैम्बर में पहुँच जाओगे। ओके, थ्रू नासल पासेज, यानी कि नासल पासेज से होते हुए तुम नासल चैम्बर तक पहुँच जाओगे। द नासल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, जो नासल चैम्बर है वो कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स में। ए पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, ये एक ऐसा पोर्शन होता है अपने माउथ में जहाँ से एयर भी जाएगी और कौन जाएगा? और यहाँ से फूड भी जाएगा। तो ये कॉमन पासेज है, दोनों चीज़ों के लिए एक ही रास्ता है। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, फेरिंग्स खुलेगी किसके अंदर? लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में चली जाएगी। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, हेल्प करता है हमको साउंड प्रोडक्शन में, यानी जो हम बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे शरीर में कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होकर निकलती है, वो वाइब्रेट करता है, यानी कि बहुत तेज क्या होता है? हिलता है हवा के वजह से, तो वहाँ से साउंड निकलती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग सैलोइंग, यानी कि जब हम खाना जो है गटकते हैं उस टाइम पर जो ग्लोटिस कैन कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वो हमारी गट के लिए किया गया है, जो हमारी नली है ईसोफेगस, तो वहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, वहाँ पे लैरिंग्स के अंदर जो एंट्री है फूड की उसको जो है बंद कर देता है, यानी कि वो ढक्कन है वो इधर लग जाएगा, अगर हमारी एयर गई तो इधर चली जाएगी, फूड गया तो इधर हो जाएगा, तो इसके अंदर फूड नहीं जाएगा। ऐसे मतलब इस तरीके से फ्लैप होता है वो ऐसे से काम करता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि हमारी मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। जो हमारी छाती है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वो अंदर से खाली होगी तो वो कैविटी बनाएगी। खाली जगह क्या बनाती है? कैविटी। और छोटी छोटी नलियों में क्या बनाएगा? वहाँ पे ल्यूमेन बनेगा। तो कैविटी जहाँ बनेगी यानी बड़ी जगह है तो उसको बोलते हैं वो थोरेसिक कैविटी, और उसके बीच वाली जगह को मिड थोरेसिक कैविटी। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है तो वहाँ पे 5वें नंबर का है उस जगह पर, यानी वर्टिब्रल कॉलम से अगर मिलाया जाए तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर वहाँ पर ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में।
ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी, वो फिर से आपस में डिवाइड हो जाएंगी तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी बनाएंगी। एंड ब्रोंकियोल्स, लास्ट में बनाएंगे ब्रोंकियोल्स, एंडिंग अप विथ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट में एकदम छोटे छोटे एकदम जो है थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। द ट्रैकिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, जो इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो किससे सपोर्ट करेंगे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो लास्ट में फूले फूले छोटे गुब्बारे बलून जैसे दिखते हैं उनको बोलते हैं एल्वियोली। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स, ये सब मिलकर के लंग्स बनाते हैं। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास में 2 लंग्स होते हैं जो कि डबल लेयर्ड की प्लेउरा जो है उससे बंद होते हैं, ढके होते हैं या फिर सेफली प्रोटेक्टेड होते हैं, और उनके बीच में जो है एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है प्लेउरल फ्लूइड। और वो क्या काम करता है, जो हमारा जो बार बार लंग्स हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, बार बार फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूइड भरा होता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जो लंग की सरफेस पर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए। द आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, जो हमारी आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन है वो किसके टच में रहेगी, वो रहेगी हमारे थोरेसिक चैम्बर जो है उसके टच में रहेगी। लाइनिंग वेरस द इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, जो इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहेगी, वो लंग्स के सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगी। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। अब बेटा यहाँ पे से नीट का क्वेश्चन जो है आ चुका है, कहाँ से, अब क्वेश्चन जो PYQ आप करोगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर आप करने के बाद इस सीरीज को देखने के बाद अगर आप PYQ करते हो तो अच्छी बात है, पहले करके आते हो तो और अच्छी बात है। तो जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट है, जो रास्ता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। वेराज द अल्वियोली एंड देयर डक्ट, जो अल्वियोली हैं और उनकी डक्ट हैं वो किसको बनाएंगे, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को, वो उसको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट। अब एक यहाँ से आपका नीट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली, जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका काम है जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वियोली तक पहुंचाना। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, देखो जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके काम गिनवा रहा हूँ। पहला काम एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक पहुंचाना, दूसरा काम क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनको जो है म्यूकस के लेयर पर चिपका देना। तो इससे क्या होगा कि हमारी एयर जो है क्लियर हो जाएगी। ह्यूमिडिफाइज, अगर उसमें नमी नहीं है तो नमी को जोड़ना, ऐड करना, ह्यूमिडिफाई करेगी। एंड आल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, हो सकता है कि हवा जो है बहुत, एयर जो है बहुत ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आना। ये काम होते हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट के। अब अगर आपसे कोई पूछे तो ये बता देना। एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, और एक्सचेंज पार्ट वो जगह है, वो साइट है जहां पर एक्चुअल डिफ्यूजन चल रहा है। किसका, O2 का एंड CO2 का, किसके बीच में, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। समझ गए आप लोग अच्छे से? नहीं समझ गए तो इस पार्ट को जो है पर्टिकुलर ये 2 मिनट का पार्ट, इसको आप बैक करके दोबारा सुन लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस भी हैं। कौन सा क्वेश्चन, जो लिखे के आते हैं ABCD, फिर लिखा रहता है इसमें से AB सही है, CD सही है, ABCD सही है, उस तरीके वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी कहाँ पर सिचुएशन है, कौन सी जगह पर, उनका कौन सी लोकेशन है, तो उनकी लोकेशन है थोरेसिक चैम्बर। विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर, कैसा चैम्बर है बेटा, एयर टाइट चैम्बर है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे की तरफ से जो हमारा जो चैम्बर किससे ढका है, वर्टिब्रल कॉलम से, आगे वेंट्रली बाय स्टर्नम, आगे से स्टर्नम से, लेटरली यानी बगल से किससे है, रिब्स से, और लोअर साइड किससे है, डोम शेप्ड डायफ्राम से है।
अब ये चीज़ आप लोग, ये इसकी लोकेशन है और इसमें जो है ये चीज़ दिखाई गई है कि किस किस तरीके से हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है वो एयर टाइट है। द एनाटोमिकली सेटअप लंग्स थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी, यानी कि उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम का चेंज होगा तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये सेटअप जो है हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, एयर टाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होना ज़रूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसके अलावा हम जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, रेस्पिरेशन में ये स्टेप होते हैं अलग अलग स्टेप। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, जो ब्रीदिंग को ही दूसरा नाम है उसका पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर कहीं पर ये लिखा आ जाए कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या क्या होता है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ही नाम ब्रीदिंग का ही नाम है, तो कभी डाउट में मत आ जाना कि ये क्या दे दिया भैया, एनसीईआरटी के बाहर का दे दिया क्या। बाई विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अंदर आएगी, और CO2 रिच एल्वियोलर एयर, जो एल्वियोली के अंदर जो एयर भरी है जिसके अंदर CO2 अब ज़्यादा मात्रा में हो चुका है वो बाहर की ओर छोड़ दी जाएगी, रिलीज आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो गैसेस हमने ली हैं अंदर O2 और कुछ मात्रा में CO2 भी होगी तो वो एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, वो क्या है उनका आदान प्रदान होगा। उसके बाद में ब्लड के थ्रू उन गैसेस का जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, जो हमारी लंग्स से जो ब्लड हमारा लेकर के गया है O2 को और वहाँ से CO2 लेकर के आएगा तो उसका जो है वहाँ पर डिफ्यूजन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, जो O2 का यूज कौन करेगा, कैटाबॉलिक एक्टिविटी में होगा, रिएक्शंस यानी कि सेल्स में होगा। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, फिर वहाँ पे CO2 जो है रिलीज होगी। और ये सब हम चैप्टर नंबर 14 में सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा है वहाँ पर हमने देखा है कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पर केवल हम इतना पढ़ेंगे कि हम CO2 या O2 हम किस तरीके से लेते हैं, CO2 को हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं, उनके टिश्यू के बारे में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, हम ब्रीदिंग में 2 स्टेज में जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, यानी कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हवा में जो एयर है उसको हम अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। एंड एक्सपायरेशन क्या होता है, यहाँ से एल्वियोलर एयर है, जो एल्वियोली के अंदर जो एयर है उसको हम बाहर छोड़ेंगे यानी रिलीज आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। जो मूवमेंट होता है एयर का अंदर और बाहर जाने का, ये कैसे होता है, ये कैरीड आउट होता है क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है कहाँ पर, लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर के बीच में। यानी कि जब अंदर से हवा बाहर जाएगी मतलब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, और बाहर से जब अंदर हवा जा रही है उसका मतलब अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तभी तो बाहर से अंदर जा रही है। इंस्पिरेशन कैन अकर ए प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंस्पिरेशन कब होगा, प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन, यानी कम हो जाएगा, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जो है कम हो जाएगा, तब हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, और उसी को बोलते हैं इंट्रा इंस्पिरेशन। देयर इज एन नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, और वहां पर लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा, कहाँ का, अंदर का। तो हवा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, बाहर से अंदर की ओर अपने आप ट्रेवल कर जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये शरीर खुद करेगा, ठीक है। आप उसके बीच में रोड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बच्चे ट्राई कर रहे होंगे। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस विथ व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, जो एक्सपायरेशन होता है वो कब होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर या फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, उसी को कहेंगे, सेम बात है, वो हाई हो जाएगा। किससे हाई हो जाएगा, जो बाहर की ओर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, जो डायफ्राम है
ये किसके वजह से होगा कम ज़्यादा, कौन करेगा इसको? तो जो डायफ्राम है और एक स्पेशल सेट है किसका, मसल का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। देखो मसल का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये यहाँ पे दोनों साथ में लिख दिया है तो डाउट मत होना। जो किसमें, और बिटवीन द रिब्स, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, रिब्स के बीच में। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, किसके में हेल्प करेंगी, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, वही प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करेंगे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो इंस्पिरेशन है यानी कि वो किससे शुरुआत होगी उसकी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम। व्हेन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि वो नीचे की ओर होगा ना, नीचे शरीर, अपने बॉडी के पेट के ऊपर हाथ रखो और वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि दबेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, और वहां पर उसमें उसके नीचे जाने के साथ ही क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस यानी कि नीचे की ओर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कॉन्ट्रैक्शन किसके बीच में होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बीच में। लिफ्ट अप रिब्स, उसके वजह से जो रिब्स हैं उसको वो ऊपर की ओर लिफ्ट कर देंगे यानी कि ऊपर की ओर उठ जाएंगे। अभी मैं इस चीज को समझाता हूं आपको। देखो ये है हमारा, कौन है ये डायफ्राम है। अब ये हमारी बॉडी है और यहाँ पर आपके दो लंग्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये डायफ्राम होगा। इस तरीके से होता है डायफ्राम। अगर आप देखोगे, आप अगर ह्यूमन एनाटॉमी आपने अच्छे से पढ़ी है तो डायफ्राम इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो मसल है वो खींचेंगी तो ये वाला भाग नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा तो इसके अंदर जो जगह है, ये वाली जगह ये बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी बेटा तो क्या होगा, इसके अंदर जगह बन जाएगी। अब ये मसल इसके अंदर, रिब्स के अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से हमारी रिब्स होती हैं, बीच में स्टर्नम होता है, इस तरीके से रिब्स होती हैं इस तरीके से। अब क्या होगा कि रिब्स के ये पार्ट में, इधर बीच में और कुछ इधर होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और इसी में होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये क्या होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि खींचेंगी। ये अगर आपस में खींची, ये वाला पार्ट आपस में खींचा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो बीच में जगह बनेगी, और उसी टाइम पर ये भी नीचे की ओर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जगह बन जाएगी, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर यानी निगेटिव प्रेशर। तो उस टाइम पे हवा क्या करेगी, हवा जो है ये नीचे की अंदर की ओर जाएगी। यहाँ पे देखो डायग्राम पर, ये डायफ्राम है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये मसल जो है ना, ये वाली ये सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो इसको भी लेकर के नीचे आएंगी वो, तो जब सिकुड़ेंगी तो ये जगह बनेगी। इसी तरीके से ये स्टर्नम एंड रिब्स है, ये भी ऊपर की ओर उठेगी, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। लिफ्ट अप एंड द, अब लास्ट में यहाँ पे क्या है, एक स्टर्नम भी साथ देता है इस सब चीजों में। स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कितनी चीजें काम में आई, 3 चीजें। एक स्टर्नम, मैंने 1 2 3 करके लिखा है। पहला डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और तीसरा है हमारा स्टर्नम। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इसकी वजह से ओवरऑल किसका इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीमेंट होगा, थोरेसिक वॉल्यूम का। कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो हमारा जो पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो हमारा जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि किससे कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और आपने वो एक इक्वेशन पढ़ी होगी, PV = nRT। देखिए ज़्यादा मुझे फिजिक्स तो नहीं आती है, लेकिन अगर हम इन सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो अगर हम V को उधर ले जाएंगे तो P हमारा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के हो जाएगा। यानी कि ये अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो यानी वॉल्यूम हमारा अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। अब चलो, अब आगे चलते हैं।
रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, यानी कि अब देखो सब चीज नॉर्मल होने वाली है, जो चीज हमने अपन ने वही इतनी देर तक जो समझी वो सब चीज अब नॉर्मल होगी। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम यानी डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। सब कुछ रिलैक्स होने के बाद में क्या होगा, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, जो थोरेसिक वॉल्यूम थी वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, उसके बाद में जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। आप क्या होगी, वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगी। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, उसके वजह से जो सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, वॉल्यूम जो है सब कुछ नॉर्मल होगा तो कम हो जाएगी, इसकी वजह से प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हल्का सा बढ़ेगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसके बाद इसके वजह से एक्सप्लेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जो हवा है बाहर निकल जाएगी लंग्स से, इसी को बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle of in the abdomen। हम इसकी रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे अंदर मसल होती हैं एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल। ऑन एन एवरेज हेल्दी जो ह्यूमन होता है, जो अच्छा ह्यूमन होता है, हेल्दी होता है, जिसको कोई बीमारी ना हो और बढ़िया हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो, वो लगभग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट के हिसाब से। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन एस्टिमेटेड बाई स्पायरोमीटर। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, हम इस चीज़ को नाप भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं मोबाइल में देख के ये लाइन चला रहा हूँ ना, तो समझ में नहीं आता, ऊपर चल रही है नीचे। तो हम किससे नापेंगे इसको, स्पायरोमीटर से नापेंगे। विद द हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि किसमें हेल्प करेगा, जो असेसमेंट है पल्मोनरी फंक्शंस हैं उसमें। अब बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, इसको हम देखेंगे कौन कौन सी कैपेसिटीज होती हैं, हमको कौन कौन सी जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में क्वेश्चन कहीं से भी आए चाहे नहीं आए, यहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन वो कहीं से भी दे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका तो इसी जगह से ही आएगा। तो अगर अभी आप यहाँ तक बने हुए हो तो बस थोड़ा सा और झेलना है आपको मुझे, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा और। अब पता नहीं आधा घंटा लगेगा कम लगेगा। चलो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम, टीवी, ये वाला टीवी नहीं है, ये टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मली जो हम एयर लेते हैं आराम से, अभी आप बैठे हुए हो, सांस ले रहे हो, है ना, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, बस वही है। आपने कितनी एयर ले ली, कितनी एयर छोड़ दी, वही 500 ml के लगभग ये होती है कि हेल्दी मैन के अंदर। और 1 मिनट में कितनी हो जाएगी बेटा, 60। हम लोग कितना रेस्पायर करते हैं, 15 से 16 बार करते हैं। तो 15 से 16 बार को 500 में गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 6000 से लेके 8000 ml पर मिनट। आराम से बैठे रहो, जितनी सांस आपने छोड़ी और जितनी ली उसको अगर नापेंगे तो वो 500 ml आएगी। चलो, अब हम पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्योर, IRV जिसको बोलते हैं। कितनी होती है, आपने सांस ले ली भैया, आराम से बैठो, थोड़ी सी सांस ले लो जितनी आप ले रहे हो, ठीक है, ले ली, अभी छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब आप और सांस लो, कितनी आप ले सकते हो दमदारी से, यानी कि जबरदस्ती लो, कितनी ले सकते हो। अब आप जितनी सांस आपने एक्स्ट्रा ली होगी ना, वही है आपका IRV। IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है, 2500 से लेके 3000 ml तक। ठीक है, समझ गए। अब चलो, अब आप नॉर्मल हो जाओ, पहले 2 मिनट, 2 मिनट आप नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ एक काम और। अब आप थोड़ी सी अपनी जो सांस ले रहे हो, जब आपने सांस छोड़ दी उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मतलब सांस लेना भी नहीं है। अब नहीं लेना, अब एक काम करो, आप और सांस छोड़ो, और आप कितनी सांस छोड़ सकते हो, यानी सांस छोड़ने के बाद फिर आप और अपने अंदर से कितनी हवा निकाल सकते हो। तो डेट्स इज 1000 से लेके 1100 ml तक कितनी निकलेगी, 1000 से लेके 1100 ml तक। इसी को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। चलो, अब आपने देखा होगा कि दम लगाने के बाद भी, आपने दम लगाई, खूब दम लगाई सांस छोड़ने की, यानी अपने अंदर से पूरी सांस बाहर निकालने की, तब भी आपके लंग्स पूरी तरह से खाली नहीं होते बेटा, कुछ ना कुछ उनमें एयर बची होती है। वो कितनी होती है, 1100 से 1200 ml, और उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल, जो पढ़ना है पढ़ो, अपन तो समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
चलो अब हम कुछ एक 4 तरह की और थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। तो सवाल थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कम कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इन्हीं 8 और 10 में से कहीं ना कहीं से आएगा सवाल। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है एयर का जो कि पर्सन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। जैसे हमने सांस छोड़ दी उसके बाद में हम सांस लेंगे तो पहले क्या लेंगे, पहले टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, उसके बाद में सांस लेने के बाद में थोड़ी सी सांस और हम ले सकते हैं, जबरदस्ती अगर लेना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बस इतनी यही 2 सांसें हैं जिनको हम ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी आपकी कैपेसिटी है इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप कितनी से ज़्यादा सांस ले सकते हो, ठीक है। अब आप सांस निकाल कितनी सकते हो, तो बेटा आपने सांस ले ली थोड़ी सी, यानी नॉर्मल जो आप ले रहे हो उसी तरीके से ले ली। अब आपने सांस छोड़ी, छोड़ने के बाद में फिर आप एक्स्ट्रा और कितनी छोड़ सकते थे, उसको हमने क्या बोला था, ईआरवी बोला था। तो यानी टाइडल वॉल्यूम 500 ml और ईआरवी 1000 से 1100 ml, बस यही है, इसको हम निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। यही मतलब यही चीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर जो काम करती रहती है और निकलती भी नहीं है जल्दी से। इसको बोलते हैं ईआरवी प्लस आरवी। यानी आरवी तो कभी निकलेगी ही नहीं, एक्सचेंज होगी बस, और ईआरवी भी है वो नॉर्मली नहीं निकलेगी, तुम उसको ज़बरदस्ती निकालना चाहो तभी निकाल पाओगे। एक बार और पढ़ लेना इसको अपने मन से, अपने जो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद, तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी ये है ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जो कि एक पर्सन जो है जबरदस्ती सांस ले ले और फिर उसको जबरदस्ती छोड़ दे। यानी कि आप एक बार जबरदस्ती सांस लीजिए, कितनी ले सकते हो, तो आपके उसमें पहले कितनी होगी, ईआरवी होगी, फिर उसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, फिर आईआरवी भी आ जाएगी। छोड़ कितनी सकते हो, इतनी छोड़ सकते हो। तो यही है वाइटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, टोटल नहीं मतलब वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इतनी तो होती है, इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो ये रह गई है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको और जोड़ दोगे बेटा तो ये टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। तो यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू लंग कैपेसिटी, या फिर ईआरवी टीवी आईआरवी प्लस आरवी, तो उसको भी हम बोल सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब आते हैं नया टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद में बस थोड़ा सा और आपको जो है रुकना है, उसके बाद में अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बेटा अभी अगर मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हैं, अभी अगर थोड़ा सोचोगे कि मैं रील देख लूँ तो एग्जाम में भी पट्टियाँ गिनोगे बैठ के। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वियोली है वो प्राइमरी साइट है किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि वहीं पर मेनली चेंज होंगी गैसेस या फिर उनका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ भी और एक जगह और होंगी, वो कहाँ होंगी, ब्लड और टिश्यू के बीच में। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाई सिंपल डिफ्यूजन। जो O2 और CO2 वो एक्सचेंज होंगी वो किसके थ्रू होंगी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होंगी। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किसके आधार पर काम करता है सिंपल डिफ्यूजन, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। या तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तब चेंज होगा, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा इनका भी। कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्यूबल है वो जल्दी से काम करेगी, कौन सी गैस कम सॉल्यूबल है वो देर में काम करेगी। एंड आल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके अलावा भी कुछ डिफ्यूजन पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो भी काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह या फिर एसिडिटी, बेसिसिटी। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो भी प्रेशर होगा किसी भी एक गैस का, जहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर जो डाल्टन का लॉ पढ़ते हैं वही ऐसा ही समझ लीजिए। जो पार्शियल प्रेशर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर बायोलॉजी में PO2 ऑक्सीजन यानी PO2 यानी ऑक्सीजन का प्रेशर, PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। जैसे हम
केमिस्ट्री या फिजिक्स में लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर। जो पार्शियल प्रेशर है ये दो गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर एट द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि साइट डिफ्यूजन की साइट हैं जहाँ पर एल्वियोलाई और टिश्यू, जो कि टेबल में हमको दिया गया है 17.1 एंड इन फिगर 17.3 दोनों जगह पर दिया गया है। द डाटा गिवन टेबल क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन और एल्वियोलाई ब्लड एंड ब्लड टिश्यू। ये देखिए ये एक टेबल है, इसमें से भी सवाल आया है। अब नीट मुझे देखिए ईयर तो याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पक्का पता है 100% 101% श्योर हूँ कि यहाँ से जो है सवाल आया है। और ज़्यादा नहीं, 2020, 21 या इसी सब पेपरों में आया है, 2016 के बाद वाले पेपरों में ही आया है। तो यहाँ पर गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, उसका एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर का प्रेशर है वहाँ पर 159 पे, एल्वियोलाई के अंदर 104, ऑक्सीजनेटेड के और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40। ये mmHg में है, किस में है? mmHg में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95, टिश्यू के अंदर 40। इसी तरह से CO2 का है, वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 0.3% है या mmHg है। उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर 40 mmHg है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 mmHg है। 40 और 40 ये टेबल को एकदम रट लो, क्या कर लो, इसको रट लो। सुबह उठो सबसे पहले इसी को बैठ के रटो, छोटी सी टेबल है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ग्रेडियंट होता है CO2 का प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। कहाँ से जाता है? टिश्यू से ब्लड में जाता है, ब्लड से एल्वियोलाई में और फाइनली बाहर निकल जाता है। तो इसका कैसा ग्रेडियंट होता है? अपोजिट या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। O2 से ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। कितनी? 20 से 25 गुना ज़्यादा, यानी कि एक O2 का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा उतने में ये इसके 20-25 कर जाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? चलो अब आगे सीखते हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू डेट ऑफ O2। यानी कि वहाँ पर हम इसका कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम जो है चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। ये सब अंदर की बात है, तुमको इतना जानना भी जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यहाँ से ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर की बनी होती है, जो कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। ये एल्वियोलाई की लेयर है और इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलर वाल। एक सेल की जितनी थिक होती है, एक एक सेल ऐसे लगी होती है, सोचो कितनी पतली होगी। उसके बाद में ये बीच में जो पीले कलर का ये भरा हुआ है, ये बीच में दोनों लेयर के बीच में, इसको बोलते हैं बेसमेंट मटेरियल। और जो कि ये क्या है, ये हमारी नली है, कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी। ये किसकी बनी है? एंडोथीलियम और ब्लड कैपिलरी। जो एंडोथीलियम है, ब्लड कैपिलरी इसकी। ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये तो आपको पता है हमारे लंग्स में कौन से एपिथेलियम होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज बिटवीन देम। ये ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, बस ये याद कर लो कौन कौन सी सेल से जो है बनी होती है। इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी पूरी थिकनेस होती है टोटल। देयरफॉर ऑल द फैक्टर ऑन आवर बॉडी फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलर टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलर। हमारे बॉडी में पूरे फैक्टर मिला के इस चीज को फेवर करते हैं कि O2 हमारे एल्वियोलाई से टिश्यू तक जाए और CO2 टिश्यू से एल्वियोलाई तक आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो हमारा ब्लड है मीडियम है किसके ट्रांसपोर्ट का? O2 और CO2 के। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन ब्लड। जो O2 है वो लगभग 97% किससे ट्रांसपोर्ट होती है? RBC से, यानी रेड ब्लड सेल से, एरिथ्रोसाइट से। द रिमेनिंग 3% जो बची है O2 इज कैरीड ऑन डिजोल्व स्टेट। जो डिजोल्व स्टेट प्लाज्मा की होती है उससे ट्रांसफर होती है।
अब आते हैं CO2 पर। नियरली 20 to 25% CO2 है वो किससे ट्रांसपोर्ट होगी, आरबीसी से। जो 70% है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, और जो 7% CO2 है वो डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस देखो ज़्यादा रहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, इसके लिए देखो इतना बड़ा सा कर्व बना के दिया है और इतनी सारी लाइनें लिखा है, तो इसका कुछ मतलब होगा। एक बार हम पढ़ करके देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। जो हीमोग्लोबिन है वो लाल कलर का होता है, उसके अंदर आयरन होता है। प्रेजेंट इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, O2 है वो बाइंड होगा किससे, हीमोग्लोबिन से, इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन से बाइंड होकर के क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को ले जा सकता है एक बार में। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में, फर्स्ट वो किस पर डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर। ये भी जो फैक्टर दिए गए हैं CO2 का और हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर, ये भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। विच कैन इंटरफेस विथ हिज बाइंडिंग, बाइंडिंग को जो है अफेक्ट करेंगे। एक सिग्मोइड कर्व मिलता है जब हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन O2 और प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, यानी कि प्रेशर और किसके बीच में बनाते हैं, जो हम सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में बनाते हैं, तो वहां पर हमको इस तरीके का एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट इज हाईली यूजफुल स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर लाइक PCO2, यानी प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन H+ कंसंट्रेशन। अब मेन चीज आती है वो देखिए आप लोग, बहुत बड़े ध्यान से देखना, गौर से समझना। जो ऑक्सीजन को बाइंडिंग में ये हेल्प करेंगे, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो काम करेंगे, एल्वियोली के अंदर वेयर देयर हाई PO2, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होना चाहिए, लो PCO2। लेसर H+, जो H+ है उसको कम होना चाहिए, एसिडिटी कम मांग रहा है, टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें कम होनी चाहिए, एक चीज ज्यादा होनी चाहिए, वो है ऑक्सीजन बस। इसके अलावा इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, CO2 का बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टिश्यू के अंदर, यानी वो किसके अंदर होगा, टिश्यू के अंदर लो PO2 होता है, हाई PCO2 होता है, हाई H+ कंसंट्रेशन और हायर टेम्परेचर होता है। तो ये किसके लिए फेवरेबल है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है जो कि टिश्यू के पास में होती है। अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। एक 100 ml ब्लड जो है हमारे 5 ml ऑफ O2 को जो है टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये ट्रांसफर करता है। अब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कैरिड आउट बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो CO2 है वो कैरिड आउट होगी हीमोग्लोबिन से, तो CO2 और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाएंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब कई बच्चे ये गलत करे आते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखे आते हैं, वो गलत है बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा। अबाउट 20 से 25%, जो कि हमने यहाँ पर भी देख चुके हैं, 20 से 25% किसके थ्रू होगी, ये हमारी होगी आरबीसी के थ्रू। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। जो पार्शियल प्रेशर है CO2 और O2 का, वो मेजर फैक्टर है जो कि वहां पर अफेक्ट करेगा बाइंडिंग को। व्हेन PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब हाई होगा किससे, और ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होगा टिश्यू के अंदर, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंडिंग हो जाएगी। वेयर व्हेन द PCO2 इज लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, O2 का जब हाई होगा, तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। वहां पर CO2 जो है वो टूटने लगेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा इसका। CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू टू डिलीवर एट द एल्वियोलाई। जो कि CO2 है बाउंड होगा हीमोग्लोबिन से, वो कहाँ तक जाएगा, टिश्यू से एल्वियोलाई तक जाएगा।
आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी के अंदर बहुत हाई लेवल में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज एट द सेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। इसकी कुछ क्वांटिटी हमारे प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ डायरेक्शन। ये एंजाइम की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसकी मदद से H2CO3 में भी बदल सकता है और फिर आगे जाके HCO3 माइनस प्लस H प्लस में बदल सकता है और सेम रिएक्शन को वापस भी करवा सकता है। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिमी। कैटाबोलिमी की वजह से टिश्यू के पास में CO2 का प्रेशर हाई होता है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। CO2 कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा आरबीसी एंड प्लाज्मा दो जगह पर। एंड फॉर्म्स वहां पे जाके क्या बनाएगा? HCO3 माइनस बनाएगा एंड H प्लस आयन बनाएगा। एट द एल्वियोलर साइड वहां पर PCO2 लो होता है तो यही रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। यानी कि टिश्यू पर यहां से यहां तक जाएगी और एल्वियोलाई पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एज अ टिश्यू लेवल। जो CO2 है वो ट्रैप हो जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म पर किसमें? टिश्यू लेवल में एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वियोली रिलीज आउट एज CO2। वो एल्वियोली के पास पहुंच के CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जो एवरी 100 ml ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर करता है लगभग 4 ml CO2 पर 100 ml। यानी 100 ml ब्लड कितनी ml CO2 को ट्रांसफर करेगा? 4 ml ऑफ CO2। वहीं पर ऑक्सीजन मैंने बताया था कितना? 100 ml 5 ml ऑफ O2 को जो है डिलीवर करेगा। अब आते हैं बहुत अच्छे सी एक टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा है, बस मुझे 5 मिनट और झेल लो, गिनती के 5 मिनट। Human beings have significantly ability to maintain a moderate respiratory rhythm to suit demands of the body tissue। जो हमारी बॉडी है उसमें मॉडरेट जो है रेस्पिरेटरी रिदम जो है चलती रहनी चाहिए बॉडी के डिमांड के हिसाब से। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। ये किसके द्वारा किया जाता है? न्यूरल सिस्टम के द्वारा। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हमारे मेडुलर रीजन में, कौन से रीजन में? मेडुलर रीजन में एक सेंटर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। वो हमारे किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? इस चीज़ को रेगुलेट करने में। अनदर सेंटर, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो कहाँ होता है? पोन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है, यानी कि हमारे जो फंक्शन है, जो ब्रीदिंग के फंक्शन है, उसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जो है करवा सकता है, उसको जो है सिग्नल भेज के कम ज़्यादा करवा सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस। जो इस सेंटर के जो न्यूरल सिग्नल है, कहाँ के? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, वो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पिरेशन। वो किसकी ड्यूरेशन को कम करवा सकते हैं? रिस्पिरेशन की। देयर एल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। और लास्ट में इसी वजह से रेस्पिरेटरी रेट भी घट जाएगी। एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। जो रिदम सेंटर है उसके बगल में एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, यानी कि केमिकल से सेंसिटिव, इसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन और CO2 से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ी सी भी बढ़ेगी घटेगी तो उसको समझ में आ जाएगा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस। अगर उन सब्सटेंस का थोड़ा सा भी अगर जो H प्लस है और CO2 है वो बढ़ते घटते हैं तो एक्टिवेट दिस सेंटर, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाता है ये बगल वाला सेंटर। विच इन टर्न अगेन सिग्नल द रिदम सेंटर। वो बना के सिग्नल किसको भेजेगा? रिदम सेंटर को। और मेक्स नेसेसरी एडजस्टमेंट, और बोलेगा भैया नहीं ये इसको मॉडिफाई करो, नेसेसरी एडजस्टमेंट करवाएगा। इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, ठीक है। बाई विच दी सब्सटेंस कैन एलिमिनेटेड। उसके बाद में वहाँ से कोई सी चीज़ जो है एलिमिनेट कर दी जाएंगी। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जो एरोटिड आर्च है और कैरोटिड आर्टरी है उसको भी, वो भी ये सब चीज़ें जो है चेंज होने पर उनको भी जो है कुछ सिग्नल वो भी भेज सकते हैं। कहाँ पर? रिदम सेंटर की ओर में। तो रिमेडल एक्शंस को जो है लागू करने के लिए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जो ऑक्सीजन का रोल होता है इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। अब होते हैं कुछ डिसऑर्डर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जो
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल रहा हूँ। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां। पहली है अस्थमा, किसके वजह से हो जाएगी? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल, जो इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। एल्वियोलर वाल्स आर डैमेज, जिसमें एल्वियोली की वाल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। ऑन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर धीरे, पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन शुरू में अगर जैसे कम रहता है तो वहाँ पर हमारी बॉडी इस चीज़ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर जो है फिर ये चीज़ें एम्फाइसेमा होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन यानी जो लोग काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, जैसे जहाँ पर जो टाइल्स वगैरह कटती हैं या पत्थर वगैरह कटते हैं, स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है। जैसे आपके यहाँ रोड बनती है तो आपने देखा होगा ये कई जगह क्रेशर लगे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कितनी ज़्यादा धूल वगैरह उड़ती है। तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं या फिर रहते हैं उनके साथ में क्या होता है? सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट जो है प्रोड्यूस होती है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक टाइम तक तो इसको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर धूल अंदर जाएगी तो उससे कोप नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा विथ द सिचुएशन। यानी कि ये सिचुएशन के साथ में अगर इसी के साथ में लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, बहुत लंबे दिनों तक इस जैसा ही चलता रहा, तो इन्फ्लेमेशन होगा और लीडिंग टू फाइब्रोसिस, लास्ट में फाइब्रोसिस हो जाएगी, जो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। और वहाँ पर लंग्स जो हैं डैमेज हो जाएंगे। और जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में वो इस चीज़ से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क का भी उपयोग करते हैं। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर में अगले किसी वीडियो में, इस वीडियो में नहीं जाएंगे, डरो नहीं। और अब इसके आप PYQ जरूर कर लीजिएगा ध्यान से, या फिर मैं PYQ सीरीज लाऊंगा, अभी नहीं, जब पेपर से जब 30 दिन बचेंगे उस टाइम पर बायोलॉजी की। तो हमारा इसी के साथ में चैप्टर जो है कल्याण हो जाता है। अब आपका एक कर्तव्य बनता है इस मेहनत के लिए, एक सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो का जो है लाइक हो जाए। अगर लाइक कर दोगे तो कई बच्चे और देख पाएंगे हमारी वीडियो को, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी।